नमस्कार। एक बार फिर से हाजिर है अपन इस रीनल सिस्टम की दुनिया में। आज के इस लेक्चर में दोस्तों हम जो बात करने जा रहे हैं जिस टॉपिक के बारे में, वो बेहद इंपॉर्टेंट टॉपिक है जिसकी हेडिंग आपके सामने लिखी हुई है, यूरिन फॉर्मेशन। हम यूरिन फॉर्मेशन की जो प्रोसेस है या जो प्रक्रिया है उसके बारे में हम बात करेंगे और देखेंगे कि इसके अंदर कौन कौन से एस्पेक्ट है जो पॉइंट ऑफ व्यू एग्जाम से इंपॉर्टेंट है, कौन कौन सी चीजें हैं जिनके बारे में हमें पता होना चाहिए और किस प्रकार से हमारी किडनीज के द्वारा यूरिन फॉर्मेशन किया जाता है और ब्लड को फिल्टर करते हुए किस प्रकार से वेस्ट प्रोडक्ट को और एक्स्ट्रा फ्लूइड को बॉडी से बाहर एलिमिनेट किया जाता है, एक्सक्रीट किया जाता है। अगर हम बात करें इस यूरिन फॉर्मेशन की तो सबसे पहला थिंग्स अगर अपन बात करें इस यूरिन फॉर्मेशन की तो हम बात करेंगे इट इज ए प्रोसेस। यूरिन फॉर्मेशन एक प्रक्रिया या प्रोसेस है बाय विच यूरिन इज प्रोड्यूस्ड। इट इज ए प्रोसेस बाय विच यूरिन इज प्रोड्यूस्ड। वह प्रोसेस या वह प्रक्रिया जिसके द्वारा यूरिन प्रोडक्शन किया जाता है, यूरिन प्रोड्यूस्ड होता है, उस प्रोसेस को हम यूरिन फॉर्मेशन की प्रोसेस के नाम से जानते हैं। अगर हम बात करें इस यूरिन फॉर्मेशन की प्रोसेस के अंदर तो इसके अंदर 3 स्टेप होते हैं मेरे दोस्तों। पहली स्टेप होती है जिसका नाम है अल्ट्रा फिल्ट्रेशन। 3 स्टेप है इसके अंदर यूरिन फॉर्मेशन के अंदर। फर्स्ट स्टेप अपन ने लिखा है अल्ट्रा फिल्ट्रेशन। सेकंड स्टेप जो होता है उसको अपन लिखते हैं सेलेक्टिव रीएब्जॉर्प्शन। और इसकी जो थर्ड स्टेप होती है मेरे दोस्तों उसको हम कहते हैं ट्यूब्यूलर सीक्रीशन। हम यूरिन फॉर्मेशन पढ़ने जा रहे हैं और अभी तक अपन ने 2 ही बात की है कि यूरिन फॉर्मेशन बेसिकली एक प्रोसेस है जिसके द्वारा हम यूरिन का प्रोडक्शन करते हैं या यूरिन प्रोड्यूस्ड होता है। यूरिन फॉर्मेशन के अंदर 3 स्टेप होते हैं। पहला अपन ने लिखा है अल्ट्रा फिल्ट्रेशन, सेकंड अपन ने लिखा है सेलेक्टिव और रीअब्जॉर्प्शन और थर्ड अपन ने लिखा है इसके अंदर ट्यूब्यूलर सीक्रीशन। यानी इस यूरिन फॉर्मेशन की प्रोसेस के अंदर इन तीनों स्टेप के ऊपर अपन डिस्कशन करेंगे, जिसमें फर्स्ट देखिएगा लिखा हुआ है अल्ट्रा फिल्ट्रेशन, सेकंड लिखा है सेलेक्टिव रीअब्जॉर्प्शन और थर्ड लिखा है ट्यूब्यूलर सीक्रीशंस। अगर हम इनको 1 बाय 1 डिस्कस करें तो सबसे पहला अपन ने इस यूरिन फॉर्मेशन के अंदर फर्स्ट स्टेप अपन ने लिखी है स्टेप 1, जिसको अपन ने लिखा है अल्ट्रा फिल्ट्रेशन। यूरिन फॉर्मेशन की पहली स्टेप अपन डिस्कस करने जा रहे हैं जिसको अपन ने लिखा है अल्ट्रा फिल्ट्रेशन। अगर हम बात करें कि ये अल्ट्रा फिल्ट्रेशन की प्रोसेस होती क्या है और किस प्रकार से कहां पर ये कंप्लीट होती है इस प्रोसेस की, तो अपन सबसे पहले एक नेफ्रॉन के बारे में बात करते हैं। यहां पर मैंने नेफ्रॉन का सिर्फ यही पार्ट ड्रॉ किया है जहां पर हमें अल्ट्रा फिल्ट्रेशन की प्रोसेस को समझना है। ये यहां पर ब्लड लेकर के आ रहा है एफरेंट आर्टीरियोल, देन अपन ने बात की थी एक कैपिलरीज का नेटवर्क बनेगा जिसको अपन ने नाम दिया था ग्लोमेरुलस, उसके बाद में अपन ने इफरेंट आर्टीरियोल। इसके बीच में यहां पर अपन ने बात की थी कि एक मेम्ब्रेन होती है जिसको हम कहते हैं ग्लोमेरुलर बेसमेंट मेम्ब्रेन। नेफ्रॉन की जब स्ट्रक्चर पढ़ी थी तो अपन ने इस मेम्ब्रेन को क्या नाम दिया था, ग्लोमेरुलर बेसमेंट मेम्ब्रेन, या इसी को अपन ने नाम दिया था जीबीएम। कुछ याद आ रहा है? अरे बोलो यस और नो, क्लियर है? यहां पर हम अल्ट्रा फिल्ट्रेशन की प्रोसेस को पढ़ेंगे और यहां पर देखिएगा अपन ने ड्रॉ किया है नेफ्रॉन का वही पार्ट यहां पर बनाया है जिसकी हमें अल्ट्रा फिल्ट्रेशन प्रोसेस को समझने के अंदर जरूरत पड़ेगी। हमें पता है कि नेफ्रॉन के लिए जो ब्लड लेकर के जाने वाली ये जो वेसल्स है, इस वेसल्स को अपन ने क्या नाम दिया है, एफरेंट आर्टीरियोल। और जो यहां से ब्लड वापस लेकर के ये ग्लोमेरुलस से निकलती है इसको अपन ने नाम दिया है इफरेंट आर्टीरियोल। ये वाला जो कैपिलरीज का नेटवर्क है उसको हम नाम देते हैं ग्लोमेरुलस, इसको हम नाम देते हैं बोमन कैप्सूल।
और ये जो ग्रीन कलर की यहां पर एक पट्टी अपन ने दिखाई है, इसको हम कहते हैं जीबीएम, ग्लोमेरुलर बेसमेंट मेम्ब्रेन, या इसको हम क्या कहते हैं, जीबीएम। अगर हम बात करें अल्ट्रा फिल्ट्रेशन की, तो पहला पॉइंट अपन डिस्कस करेंगे कि अल्ट्रा फिल्ट्रेशन का मतलब होता है छोटे छोटे छिद्र की मदद से, ये मान लीजिए यहां पर छोटे छोटे छिद्र है, पोर्ट है, अल्ट्रा फिल्ट्रेशन का मीनिंग होता है कि छोटे छोटे छिद्र की मदद से फ्लूइड का अपने अधिक प्रेशर से कम प्रेशर की तरफ गमन कर जाना या मूवमेंट करना, उसी को हम कहते हैं अल्ट्रा फिल्ट्रेशन। अल्ट्रा फिल्ट्रेशन का मीनिंग होता है छोटे छोटे छिद्र या पोर की मदद से फ्लूइड का अपने अधिक दबाव से कम दबाव की तरफ मूवमेंट करना अल्ट्रा फिल्ट्रेशन कहलाता है। अगर हम अब बात करें कि अल्ट्रा फिल्ट्रेशन बेसिकली होता कहां है, तो हम कहेंगे कि नेफ्रॉन का जो ग्लोमेरुलस है उसकी और जो बोमन कैप्सूल है उसकी सेमी परमेबल मेम्ब्रेन के थ्रू अल्ट्रा फिल्ट्रेशन की प्रोसेस कंप्लीट होती है। अल्ट्रा फिल्ट्रेशन का मीनिंग होता है छोटे छोटे छिद्र या पोर की मदद से फ्लूइड का अधिक दबाव से कम दबाव की तरफ मूवमेंट करना अल्ट्रा फिल्ट्रेशन कहलाता है। अल्ट्रा फिल्ट्रेशन की प्रोसेस ग्लोमेरुलस और बोमन कैप्सूल की सेमी परमेबल मेम्ब्रेन के थ्रू कंप्लीट होती है। अगर हम बात करें कि अल्ट्रा फिल्ट्रेशन वाली प्रोसेस होती क्यों है, इसके रीजन क्या होता है, तो इसमें दो रीजन होते हैं। पहला रीजन होता है इसके अंदर बोमन कैप्सूल के अंदर और ग्लोमेरुलस के अंदर, इस कैपिलरीज के नेटवर्क के अंदर और इस बोमन कैप्सूल के अंदर जो दबाव होता है वो दोनों तरफ का दबाव जो होता है वो डिफरेंट होता है। इसके अंदर क्या होता है कि जो ये कैपिलरीज का नेटवर्क है या जो ये ग्लोमेरुलस है, इसमें पानी का या सॉरी अपन बात करें ब्लड का या फ्लूइड का, इसमें अधिक दबाव होता है, जबकि इस बोमन कैप्सूल के अंदर कम दबाव होता है। तो अधिक दबाव होना इस तरफ, उधर कम दबाव होना, और साथ ही साथ इनके बीच में सेमी परमेबिलिटी यानी कि छोटे छोटे छिद्र का पाया जाना, इस वजह से फ्लूइड अपने अधिक दबाव से कम दबाव की तरफ इन छिद्र की मदद से क्या कर जाता है, मूवमेंट करता है। यानी इस अल्ट्रा फिल्ट्रेशन के पीछे एक तो है प्रेशर थ्योरी, जिसमें फ्लूइड अपने हायर प्रेशर से लोअर प्रेशर की तरफ, अधिक दबाव से कम दबाव की तरफ मूवमेंट करता है। और दूसरा डिफरेंस इसके अंदर यह होता है कि इसमें एफरेंट आर्टीरियोल का डायमीटर जो होता है वो इफरेंट आर्टीरियोल से अधिक होता है, जो कि आपको देखने को मिल रहा है। एफरेंट आर्टीरियोल का डायमीटर अधिक होता है और इफरेंट आर्टीरियोल का डायमीटर कम होता है। इस वजह से अगर हम बात करें यहां पर, तो जितना ब्लड यहां पर इस ग्लोमेरुलस के अंदर एफरेंट आर्टीरियोल के द्वारा लाया जाता है, उतना ब्लड यहां से ये इफरेंट आर्टीरियोल से ले जाया नहीं जाता, क्योंकि एफरेंट आर्टीरियोल का डायमीटर ज्यादा है इसलिए ब्लड आता ज्यादा है, लेकिन इफरेंट आर्टीरियोल का डायमीटर कम होने की वजह से उतना ब्लड आगे मूव नहीं कर पाता है। इस वजह से इस ग्लोमेरुलस वाले पार्ट में प्रेशर क्रिएट होता है। यहां तक क्लियर है? अल्ट्रा फिल्ट्रेशन का सिंपल मीनिंग है फ्लूइड का अपने हायर प्रेशर से लोअर प्रेशर की तरफ छोटे छोटे छिद्र की मदद से मूवमेंट कर जाना, वो अल्ट्रा फिल्ट्रेशन कहलाता है। अल्ट्रा फिल्ट्रेशन की प्रोसेस नेफ्रॉन के अंदर उसके ग्लोमेरुलस और बोमन कैप्सूल की सेमी परमेबल मेम्ब्रेन के थ्रू कंप्लीट होती है। अल्ट्रा फिल्ट्रेशन के पीछे दो रीजन होते हैं, एक तो एफरेंट आर्टीरियोल का डायमीटर ज्यादा होता है जबकि इफरेंट का डायमीटर कम होता है। इस वजह से जितना ब्लड इस ग्लोमेरुलस में आता है एफरेंट आर्टीरियोल की मदद से, उतना इफरेंट लेकर के नहीं जा पाता है। इस वजह से यहां पर प्रेशर क्रिएट होता है। और दूसरा, ग्लोमेरुलस के अंदर प्रेशर अधिक होता है ब्लड का, जबकि इस बोमन कैप्सूल के अंदर प्रेशर कम होता है, और इन दोनों के बीच में सेमी परमेबिलिटी मेम्ब्रेन है। इस वजह से फ्लूइड यहां से लीकेज करके बोमन कैप्सूल में आ जाता है। यहां तक क्लियर है? अब हम बात करें कि यहां पर कौन कौन से प्रेशर होते हैं जिनकी वजह से फ्लूइड लीकेज होता है। तो हमें पता है कि यहां पर ये जो ब्लड आ रहा है, उस ब्लड के अंदर ब्लड सेल्स भी होगी, यानी कि उसका सॉलिड कंटेंट भी होगा,
और साथ के अंदर उसका लिक्विड भी होगा, यानी कि प्लाज्मा भी होगा। यानी कि ऑब्वियसली अगर ब्लड आ रहा है तो उसके अंदर ब्लड सेल्स भी होगी, उसमें प्लाज्मा प्रोटीन्स भी होगी, उसमें इलेक्ट्रोलाइट्स भी होंगे, उसमें हार्मोन्स भी होंगे, उसमें वेस्ट प्रोडक्ट भी होंगे, उसमें कीटोन्स भी होंगे, उसमें इलेक्ट्रोलाइट्स भी होंगे, सब होगा। यानी कि इसका सॉलिड और लिक्विड पोर्शन दोनों होगा। अगर हम बात करें, पहला प्रेशर जो यहां पर लगाया जाता है वो इस ग्लोमेरुलर कैपिलरीज के अंदर हाइड्रोस्टैटिक प्रेशर। हमें पता है कि ब्लड वेसल्स के अंदर दो प्रकार के प्रेशर लगते हैं, एक तो पानी या प्लाज्मा के द्वारा लगाया जाने वाला प्रेशर, और पानी का जो प्रेशर होता है वो हाइड्रोस्टैटिक प्रेशर कहलाता है। हाइड्रोस्टैटिक प्रेशर हमेशा कोशिश करता है कि पानी इस ब्लड वेसल से बाहर निकल जाए। और दूसरा प्रेशर जो इस ब्लड वेसल्स के अंदर बिल्डअप किया जाता है वो प्रेशर बिल्डअप किया जाता है प्लाज्मा प्रोटीन के द्वारा। प्लाज्मा प्रोटीन के द्वारा बिल्डअप किया जाने वाला प्रेशर कहलाता है ऑनकोटिक प्रेशर। और ये ऑनकोटिक प्रेशर या तो फ्लूइड को यहां से बाहर निकलने से रोकता है, यानी कि फ्लूइड को लीकेज होने से रोकता है, और अगर फ्लूइड कहीं पर भी लीकेज हो गया है तो उस लीकेज फ्लूइड को वापस कैपिलरीज के अंदर लाने की कोशिश करता है। यानी कि एक ब्लड वेसल्स में पानी को बाहर निकालने या लीकेज करने का काम तो करता है हाइड्रोस्टैटिक प्रेशर, जबकि पानी को या फ्लूइड को रोक के रखने की और अगर लीकेज हो गया तो उसको वापस कैपिलरीज में लाने का काम जो किया जाता है वो बेसिकली किसके द्वारा किया जाता है, तो आंसर देंगे ऑनकोटिक प्रेशर के द्वारा। अगर हम बात करें कि यहां कौन कौन से प्रेशर अप्लाइड होते हैं, तो सबसे पहला हम यहां पर एक प्रेशर लिख रहे हैं, उस प्रेशर का अपन ने यहां पर नाम लिखा है ग्लोमेरुलर कैपिलरीज हाइड्रोस्टैटिक प्रेशर। इसी को शॉर्ट में कहा जाता है GCHP, ग्लोमेरुलर कैपिलरीज हाइड्रोस्टैटिक प्रेशर। यानी कि ये जो ग्लोमेरुलस वाली कैपिलरीज है, इस ग्लोमेरुलस वाली कैपिलरीज के अंदर पानी के द्वारा या प्लाज्मा के द्वारा लगाया जाने वाला प्रेशर कहलाता है ग्लोमेरुलर कैपिलरीज हाइड्रोस्टैटिक प्रेशर। अब मुझे बताएं कि ग्लोमेरुलर कैपिलरीज में प्लाज्मा के द्वारा लगाया जाने वाला हाइड्रोस्टैटिक प्रेशर हाइड्रोस्टैटिक है, इसका मतलब ये इस कैपिलरीज से फ्लूइड को कैपिलरीज में रोकने के लिए काम करेगा या इस कैपिलरीज से फ्लूइड को लीकेज करवाने का काम करेगा। तो हम आंसर देते हैं कि जब जब हाइड्रोस्टैटिक प्रेशर लगता है तो वो फ्लूइड को कैपिलरीज से बाहर निकालने के लिए काम करता है। और इस ग्लोमेरुलस कैपिलरीज के अंदर प्लाज्मा के द्वारा लगाया जाने वाला प्रेशर कहलाता है ग्लोमेरुलर कैपिलरीज हाइड्रोस्टैटिक प्रेशर GCHP। ये GCHP जो है वो यहां से फ्लूइड को इस कैपिलरीज में रोकने का काम कर रहा है या यहां से लीकेज करके बोमन कैप्सूल में डालने का काम कर रहा है। तो आप आंसर देंगे कि ये यहां से फ्लूइड लीकेज के काम कर रहा है, यानी कि ये यहां से फ्लूइड को फिल्टर करने के लिए काम कर रहा है। और अगर ये फिल्टर करने का काम कर रहा है तो हम कह सकते हैं कि ये अल्ट्रा फिल्ट्रेशन के लिए पॉजिटिव प्रेशर है। ये अल्ट्रा फिल्ट्रेशन के लिए काम कर रहा है, ये कोशिश कर रहा है कि फ्लूइड यहां से लीकेज होकर के बोमन कैप्सूल में आ जाए। ये जो प्रेशर होता है ये प्रेशर होता है 55 mm ऑफ Hg, 55 mm ऑफ Hg। ये 55 mm ऑफ Hg प्रेशर जो है वो कहलाता है ग्लोमेरुलर कैपिलरीज हाइड्रोस्टैटिक प्रेशर। ये प्रेशर आप बताएं क्या कोशिश कर रहा है, ये कोशिश कर रहा है कि इस कैपिलरी से फ्लूइड लीकेज हो जाए और लीकेज होकर के किस में आ जाए, बोमन कैप्सूल में आ जाए। क्लियर है? यानी कि ये अल्ट्रा फिल्ट्रेशन के लिए काम कर रहा है, इसलिए इसको अपन ने लिखा है पॉजिटिव प्रेशर। अब यहां पर ये ब्लड वेसल्स है, आप मुझे बताएं क्या इस ब्लड वेसल्स के अंदर जो ब्लड आ रहा है उसमें प्लाज्मा प्रोटीन नहीं होगी? आंसर देंगे बिल्कुल उसके अंदर प्लाज्मा प्रोटीन होगी, क्योंकि जहां जहां ब्लड रन करेगा, जिस जिस ब्लड वेसल्स में रन करेगा उस ब्लड वेसल्स के अंदर प्लाज्मा प्रोटीन भी होगी। तो यहां पर भी इस ब्लड के अंदर या इस ग्लोमेरुलर कैपिलरीज के अंदर प्लाज्मा प्रोटीन है। और हमें पता है प्लाज्मा प्रोटीन के द्वारा जो प्रेशर बिल्डअप किया जाता है उस प्रेशर को हम कहते हैं ऑनकोटिक प्रेशर। और ऑनकोटिक प्रेशर जो होता है उसका काम होता है कि फ्लूइड यहां से लीकेज ना हो, वो फ्लूइड को कैपिलरीज के अंदर रोक के रखने का काम करती है। यानी कि जो अपन कह रहे हैं कि यहां पे जो प्रेशर इस प्लाज्मा प्रोटीन के द्वारा लगाया जाएगा वो प्रेशर कहलाता है ब्लड
ऑनकोटिक प्रेशर इन ग्लोमेरुलस। ग्लोमेरुलस के अंदर ब्लड का ऑनकोटिक प्रेशर, पहला प्रेशर अपन ने ये डिस्कस किया है जिसको अपन ने लिखा है यहां पर ग्लोमेरुलर कैपिलरीज हाइड्रोस्टैटिक प्रेशर। दूसरा प्रेशर यहां अपन डिस्कस करने जा रहे हैं जिसको अपन ने लिखा है ब्लड ऑनकोटिक प्रेशर इन ग्लोमेरुलस। आप मुझे बताएं दोस्तों, ग्लोमेरुलस के अंदर प्लाज्मा प्रोटीन के द्वारा बिल्डअप किया जाने वाला प्रेशर को हमने क्या नाम दिया है? तो आंसर देंगे ब्लड ऑनकोटिक प्रेशर इन ग्लोमेरुलस। ये ब्लड ऑनकोटिक प्रेशर यहां से फ्लूइड को लीकेज करवाने का काम करेगा या ये कोशिश करेगा कि फ्लूइड यहां से लीकेज ना हो, कैपिलरीज से बाहर ना निकले? तो हम आंसर देंगे कि ये कोशिश करेगा कि फ्लूइड यहां से लीकेज ना हो, वो कैपिलरीज से बाहर ना निकले, यानी कि वो उसको कैपिलरीज में होल्ड करने का, रोक के रखने का काम करेगा। तो ये अल्ट्रा फिल्ट्रेशन के लिए काम करेगा या अल्ट्रा फिल्ट्रेशन को रोकने का काम करेगा? हम कहेंगे कि ये अल्ट्रा फिल्ट्रेशन को रोकने का काम करेगा, और रोकने का काम कर रहा है इसका मतलब ये प्रेशर कैसा है? नेगेटिव प्रेशर है, जो इसके विरुद्ध काम कर रहा है। ये जो प्रेशर होता है ये प्रेशर होता है 30 mm ऑफ Hg। ये प्रेशर कितना है? 30 mm ऑफ Hg। अब एक प्रेशर है जो 30 mm ऑफ Hg का है, जो ये कोशिश कर रहा है कि फ्लूइड लीकेज ना हो, जबकि एक प्रेशर ऐसा है जो कि 55 mm ऑफ Hg का है, वो कोशिश कर रहा है फ्लूइड लीकेज हो। फ्लूइड को रोकने का काम कर रहा है 30 mm ऑफ Hg, जबकि उसको लीकेज करवाने का काम कर रहा है 55 mm ऑफ Hg। आप मुझे बताएं ज्यादा कौन सा है? ज्यादा है 55 mm ऑफ Hg, जो कि फ्लूइड को लीकेज करवाने की कोशिश कर रहा है। अभी तक सिर्फ दो ही प्रेशर को अगर अपन देखें तो ये तो 30 mm ऑफ Hg का ही है जो कोशिश कर रहा है फ्लूइड लीकेज ना हो, लेकिन जो फ्लूइड को लीकेज करवाने का काम कर रहा है वो प्रेशर ज्यादा है, वो है 55 mm ऑफ Hg। तो हम कह सकते हैं कि यहां से ये पॉजिटिव प्रेशर ज्यादा होने की वजह से फ्लूइड क्या होगा? लीकेज होगा। जैसे जैसे फ्लूइड लीकेज होगा, आप बताएं ये फ्लूइड इस नेफ्रॉन के बोमन कैप्सूल के अंदर जो स्पेस है, बोमन स्पेस में आ जाएगा। अब ये बोमन स्पेस में जैसे ही फ्लूइड कलेक्ट होता है, यहां फ्लूइड कलेक्ट होने की वजह से ये फ्लूइड अपना एक खुद का प्रेशर जनरेट कर लेता है। जैसे ही बोमन स्पेस इस फ्लूइड के साथ भर जाता है, और जैसे ही भर जाता है तो ये अपना खुद का एक प्रेशर जनरेट कर लेता है, और इस प्रेशर का नाम होता है फिल्ट्रेट हाइड्रोस्टैटिक प्रेशर इन बोमन्स कैप्सूल। बोमन्स कैप्सूल, यानी कि ये जो हाइड्रोस्टैटिक प्रेशर जनरेट हुआ है ये कहां पर हुआ है? बोमन्स कैप्सूल में। किसके द्वारा? फिल्ट्रेट के द्वारा। कौन सा प्रेशर है? हाइड्रोस्टैटिक प्रेशर। ये जो प्रेशर होता है ये होता है 15 mm ऑफ Hg। 15 mm ऑफ Hg, 15 mm ऑफ Hg, 15 mm ऑफ Hg, प्रेशर नंबर 3। और ये जो प्रेशर यहां पर हुआ है बिल्डअप, ये फ्लूइड का जो प्रेशर है या जो फिल्ट्रेट का प्रेशर है, ये हाइड्रोस्टैटिक प्रेशर है। ये कोशिश कर रहा है कि या तो यहां से फ्लूइड वापस से लीक इधर हो जाए, या फिर इसमें प्रेशर क्या बिल्डअप हो गया है, या ये बोमन कैप्सूल फ्लूइड के साथ फिल हो गया है। अब ये कोशिश करेगा कि और फ्लूइड ना आए, यानी कि ये और फ्लूइड को आने से रोकने का काम कर रहा है। तो हम कह सकते हैं कि ये जो तीसरा प्रेशर बना है ये भी चाहता है कि और अल्ट्रा फिल्ट्रेशन ना हो, यानी कि इसके अगेंस्ट में काम कर रहा है। क्या मैं कह सकता हूं कि ये जो प्रेशर बिल्डअप हुआ है ये भी नेगेटिव है? ये तीन प्रेशर उम्मीद करता हूं आपको समझ में आ गए होंगे। फिल्ट्रेट हाइड्रोस्टैटिक प्रेशर इन बोमन कैप्सूल, 15 mm ऑफ Hg। अब अगर अपन बात करें, देखिएगा अल्ट्रा फिल्ट्रेशन में तीन प्रेशर अपन ने पढ़ा है। पहला इस ग्लोमेरुलस के अंदर फ्लूइड या प्लाज्मा का हाइड्रोस्टैटिक प्रेशर, जिसको अपन ने लिखा है ग्लोमेरुलर कैपिलरीज हाइड्रोस्टैटिक प्रेशर, जो कि 55 mm ऑफ Hg का है। वो ये कोशिश कर रहा है कि फ्लूइड लीकेज होकर के बोमन कैप्सूल में आ जाए, यानी कि अल्ट्रा फिल्ट्रेशन के लिए काम कर रहा है, पॉजिटिव प्रेशर है। दूसरा इस ब्लड वेसल्स के अंदर प्लाज्मा प्रोटीन के द्वारा बनाए जाने वाला प्रेशर, जो कि ब्लड ऑनकोटिक प्रेशर इन ग्लोमेरुलस कहलाता है,
वो कोशिश करता है कि फ्लूइड लीकेज ना हो, जो कि 30 mm ऑफ Hg का है, जिसको अपन ने लिखा है नेगेटिव प्रेशर। लेकिन दो ही प्रेशर थे, तब तक फ्लूइड यहां से लीकेज हो गया, बिकॉज ये पॉजिटिव वाला ज्यादा था, यानी कि धक्का ज्यादा लग रहा था, तो फ्लूइड इस तरफ आ गया। जैसे ही बोमन कैप्सूल फ्लूइड के साथ भर गया, उसने अपना एक हाइड्रोस्टेटिक प्रेशर में बिल्डअप कर लिया, जिसका नाम है फिल्ट्रेट हाइड्रोस्टेटिक प्रेशर इन बोमन कैप्सूल, जो कि 15 mm ऑफ Hg का है। वो ये कोशिश कर रहा है कि और फ्लूइड इधर ना आए, तो हम कह सकते हैं इसको अपन नेगेटिव प्रेशर नाम दें, जो कि इसके अगेंस्ट में काम कर रहा है। अब यहां पर अगर अपन देखें ध्यान से, एकमात्र ऐसा प्रेशर है जो कि 55 mm ऑफ Hg का है, वो तो ये कोशिश कर रहा है कि फ्लूइड लीकेज हो, लेकिन उसके दो विरोधी बैठे हैं, एक तो ये ऑनकोटिक प्रेशर और एक ये फिल्ट्रेट का हाइड्रोस्टेटिक प्रेशर। वो ये कोशिश कर रहे हैं कि यहां पर फ्लूइड लीकेज ना हो। लेकिन फिर भी आप ध्यान से देखें, अगर हम नेगेटिव प्रेशर को मिला लें तो नेगेटिव प्रेशर यहां पर दो है, एक तो है 30 mm ऑफ Hg का और एक है 15 mm ऑफ Hg का। ये दो नेगेटिव प्रेशर है जो कोशिश कर रहे हैं कि फ्लूइड लीकेज ना हो, यानी कि ये दो नेगेटिव प्रेशर है, एक तो ये जो ऑनकोटिक प्रेशर है वो, और दूसरा ये फिल्ट्रेट का हाइड्रोस्टेटिक प्रेशर वो। ये दो तो कोशिश कर रहे हैं कि लीकेज ना हो, जबकि एक पॉजिटिव प्रेशर है, और वो पॉजिटिव प्रेशर जो है वो है 55 mm ऑफ Hg का। अगर हम देखें तो दोनों नेगेटिव प्रेशर मिला लें तो ये दोनों नेगेटिव मिलकर के भी कितने हो रहे हैं, 45 mm ऑफ Hg का, जबकि पॉजिटिव प्रेशर है वो कितना है, 55 mm ऑफ Hg का। यानी कि जो दो नेगेटिव प्रेशर इसको लीकेज होने से रोक रहे हैं, वो दोनों मिलकर के ही 45 mm ऑफ Hg हो रहे हैं, जबकि एक जो पॉजिटिव प्रेशर है वो अकेला ही 55 mm ऑफ Hg का है। यानी कि इधर से दो लोग धक्का मार रहे हैं, लेकिन वो दोनों कमजोर है। इधर से जो धक्का लग रहा है वो पावरफुल लग रहा है, वो 55 mm ऑफ Hg का है। तो अगर 55 mm ऑफ Hg का पॉजिटिव प्रेशर है और उसका दो प्रेशर विरोध कर रहे हैं, लेकिन वो दोनों मिलकर के ही कितने हो रहे हैं, 45, तो आप बताएं अब यहां पर नेगेटिव ज्यादा है प्रेशर कि पॉजिटिव ज्यादा है? तो हम आंसर देंगे कि पॉजिटिव ज्यादा है। पॉजिटिव कितना ज्यादा है, 55 में से 45 को आप निकाल दीजिएगा, बचेगा कितना? आंसर हम देंगे कि अगर अपन 55 में से 45 को रिमूव कर दें, फिर भी उसके बाद में भी प्रेशर कितना बचेगा, 10 mm ऑफ Hg का। ये जो 10 mm ऑफ Hg होता है, इसी को हम कहते हैं नेट फिल्ट्रेशन प्रेशर। इसी को हम क्या कहते हैं, नेट फिल्ट्रेशन प्रेशर। वेरी 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 इंपॉर्टेंट। नेट फिल्ट्रेशन प्रेशर कितना होता है, 10 mm ऑफ Hg, और इस 10 mm ऑफ Hg की वजह से ही फ्लूइड यहां से लीकेज होकर के बोमन कैप्सूल में आ जाता है। और अगर हम बात करें कि कितना फ्लूइड लीकेज होकर के बोमन कैप्सूल में आता है, तो 125 ml पर मिनट। इस 10 mm ऑफ Hg, जिसको अपन ने नाम दिया है नेट फिल्ट्रेशन प्रेशर, वेरी 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 इंपॉर्टेंट। इस 10 mm ऑफ Hg प्रेशर को अपन ने नाम दिया है नेट फिल्ट्रेशन प्रेशर, वेरी 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 इंपॉर्टेंट। और इस नेट फिल्ट्रेशन प्रेशर की वजह से 125 ml फ्लूइड फिल्टर होकर के पर मिनट कहां आ जाता है, बोमन कैप्सूल में। अरे मुझे बताएं, क्या एक नेफ्रॉन के द्वारा 125 ml फ्लूइड फिल्टर किया जाता है क्या? आंसर जाएगा नहीं। दोनों किडनियों के सारे नेफ्रॉन के द्वारा 1 मिनट में 125 ml फ्लूइड को फिल्टर करके बोमन कैप्सूल में डाल दिया जाता है। दोनों किडनियां, दोनों तरफ के गुर्दे, उसके सारे नेफ्रॉन जो कि 20 से 26 लाख है, उन 20 से 26 लाख नेफ्रॉन के द्वारा 1 मिनट में 125 ml फ्लूइड को फिल्टर करके इस बोमन कैप्सूल में डाल दिया जाता है। उसी को हम कहते हैं ग्लोमेरुलर फिल्ट्रेशन रेट। ग्लोमेरुलर फिल्ट्रेशन रेट, सॉरी GFR, ग्लोमेरुलर फिल्ट्रेशन रेट, या उसी को हम क्या कहते हैं, GFR। यहां तक आई थिंक कंडीशन आपको समझ में आ गई होगी। सबसे पहले अपन ने बात की है कि यूरिन फॉर्मेशन एक प्रोसेस है जिसके द्वारा यूरिन प्रोड्यूस किया जाता है। उसमें अपन ने बात की, पहली स्टेप है अल्ट्रा फिल्ट्रेशन, और अल्ट्रा फिल्ट्रेशन का सिंपल मीनिंग होता है छोटे छोटे पोर की मदद से, छिद्र की मदद से फ्लूइड का अधिक दबाव से कम दबाव की तरफ मूवमेंट करना। अल्ट्रा फिल्ट्रेशन बोमन कैप्सूल और ग्लोमेरुलस की सेमी परमेबल मेम्ब्रेन के थ्रू होता है।
और इसके पीछे दो रीजन होते हैं। एक रीजन तो ये होता है कि ग्लोमेरुलस के अंदर प्रेशर ज्यादा होता है और बोमन कैप्सूल में कम होता है, इस वजह से फ्लूइड अधिक दबाव से कम दबाव की तरफ आता है। और दूसरा इसके अंदर होता है कि एफरेंट आर्टीरियोल का डायमीटर ज्यादा होता है जबकि इफरेंट का कम होता है। जितना ब्लड इस बोमन कैप्सूल के अंदर इस ग्लोमेरुलस में आता है उतना आगे नहीं जा पाता है, इस वजह से प्रेशर बिल्डअप होता है। इसमें तीन प्रेशर थे। एक तो ग्लोमेरुलर कैपिलरीज के अंदर फ्लूइड का हाइड्रोस्टैटिक प्रेशर, जिसको अपन ने लिखा है ग्लोमेरुलर कैपिलरीज हाइड्रोस्टैटिक प्रेशर, जो कि 55 mm ऑफ Hg होता है। ये कोशिश करता है फ्लूइड लीकेज हो जाए, यानी कि अल्ट्रा फिल्ट्रेशन के लिए काम करता है, इसलिए इसको अपन ने पॉजिटिव प्रेशर लिखा है। दूसरा अपन ने लिखा है कि इस ब्लड के अंदर प्लाज्मा प्रोटीन का प्रेशर होता है, जिसको हम कहते हैं ब्लड ऑनकोटिक प्रेशर इन ग्लोमेरुलस, जो कि फ्लूइड को लीकेज होने से रोकने की कोशिश करता है, यानी कि नेगेटिव प्रेशर है। ये 30 mm ऑफ Hg का होता है। और तीसरा यहां पर फिल्ट्रेट का अपना एक प्रेशर होता है, जिसको अपन ने लिखा है फिल्ट्रेट हाइड्रोस्टैटिक प्रेशर इन बोमन कैप्सूल। वो 15 mm ऑफ Hg का होता है। वो भी कोशिश करता है कि और फ्लूइड लीकेज ना हो, यानी कि ये उसके विरोध में या नेगेटिवली काम कर रहा है। दोनों नेगेटिव मिलकर के ही अगर अपन बात करें तो 45 हो रहे हैं, जबकि जो पॉजिटिव प्रेशर है वो 55 mm ऑफ Hg का है। अगर इस पॉजिटिव में से नेगेटिव को हम लेस कर दें तब भी 55 में से 45 निकालने पर 10 mm ऑफ Hg का प्रेशर पॉजिटिव वाला ज्यादा बच जाता है। और वही 10 mm ऑफ Hg का जो प्रेशर होता है उसी को हम नेट फिल्ट्रेशन प्रेशर कहते हैं। वेरी 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 इंपॉर्टेंट। एग्जाम में अगर आपसे पूछा जाए कि नेट फिल्ट्रेशन प्रेशर कितना होता है तो आंख बंद करके आंसर देंगे 10 mm ऑफ Hg। इस 10 mm ऑफ Hg की वजह से दोनों किडनियों के सारे नेफ्रॉन के द्वारा 1 मिनट में, दोनों किडनियों के सारे नेफ्रॉन के द्वारा 1 मिनट में 125 ml फ्लूइड को फिल्टर करके इस बोमन कैप्सूल में डाल दिया जाता है। और यही 125 ml फ्लूइड पर मिनट जो है ये कहलाता है GFR, या इसी को हम कहते हैं ग्लोमेरुलर फिल्ट्रेशन रेट। अगर हम बात करें कि GFR क्या है तो हम आंसर देंगे द वॉल्यूम ऑफ फिल्ट्रेट, द वॉल्यूम ऑफ फिल्ट्रेट फॉर्म्ड बाय बोथ किडनी पर मिनट। दोनों किडनियों के द्वारा प्रति मिनट जो फिल्ट्रेट बनाया जाता है उसकी जो वॉल्यूम होती है उसी वॉल्यूम को हम क्या कहते हैं, ग्लोमेरुलर फिल्ट्रेशन रेट या GFR कहते हैं। अगर हम बात करें नॉर्मल GFR की, अगर हम बात करें नॉर्मल GFR कितनी होती है तो एग्जैक्ट आंसर जाएगा 125 ml पर मिनट। अगर दोनों किडनियों के द्वारा 1 मिनट में 125 ml फिल्ट्रेट बना दिया जाता है तो 24 आवर्स की अगर हम बात करें कि 24 घंटे के दौरान कितना फिल्ट्रेट बनता है तो हम आंसर देंगे 180 लीटर पर डे। यानी कि 24 घंटे में हमारी किडनियों के द्वारा उसी ब्लड को बार बार फिल्टर करते हुए करीब 180 लीटर फिल्ट्रेट बनाया जाता है। वही बनता जाता है, रीअब्जॉर्ब होता है, फिर बनता जाता है, रीअब्जॉर्ब होता जाता है, ब्लड का फिल्ट्रेशन होता रहता है। ये सर्किल चलता रहता है, ये साइकिल चलता रहेगा। लेकिन अगर अपन बात करें तो 1 मिनट की नॉर्मल GFR है 125 ml पर मिनट, और अगर हम 24 घंटे की बात करें तो 180 लीटर पर डे। अगर हम बात करें प्रेगनेंसी में, प्रेगनेंसी के अंदर हीमोडाइल्यूशन की वजह से GFR बढ़ जाती है और नॉर्मल का कितना बढ़ जाती है, 50% इंक्रीज हो जाती है। प्रेगनेंसी के अंदर GFR 50% बढ़ जाती है। और अगर हम बात करें कि 50% बढ़ जाए तो 125 का जो अगर अपन बात करें कि इसको 2 से डिवाइड करें तो 50% हो जाएगा। 125 का 50% जो होता है वो होता है 62.5 ml। तो 125 तो बेसिक है ही है, और 125 का भी अगर अपन बात करें 50% और बढ़ा दें तो वो 62.5 ml और बढ़ जाएगा पर मिनट, करीब 187.5 ml पर मिनट हो जाती है। प्रेगनेंसी में GFR की अगर अपन बात करें तो प्रेगनेंसी में GFR बढ़ करके करीब 187.5 ml पर मिनट हो जाती है। बेसिक GFR कितनी है, 125 ml पर मिनट। इसका 50% बढ़ जाती है प्रेगनेंसी में, और 125 का अगर अपन बात करें 50% कितना होता है तो वो होता है 62.5 ml।
125 बेसिक है, अगर 62.5 ml और बढ़ा दें प्रेगनेंसी में तो टोटल बढ़ करके हो जाती है 187.5 ml पर मिनट, या अप्रोक्सीमेट या एग्जैक्ट बात करें तो 187 ml पर मिनट। ये क्वेश्चन भी एग्जाम में पूछा हुआ है कि प्रेगनेंसी में जीएफआर कितना होती है, तो वो बेसिक का 50% बढ़ करके 187 ml पर मिनट या 187.5 ml पर मिनट हो जाती है। क्लियर है यहां तक? जीएफआर समझ में आ गई? जीएफआर का मतलब दोनों किडनियों के सारे नेफ्रॉन के द्वारा 1 मिनट में कितना फिल्ट्रेट बनाया जाता है वो जीएफआर कहलाता है। जनरली 125 ml प्रति मिनट बनता है, 24 घंटे में 180 लीटर पर डे बन जाता है, और प्रेगनेंसी में इसका 50% बढ़ करके 187.5 ml। अब आप मुझे बताएं कि प्रति मिनट 125 का ml का 125 ml यूरिन में कन्वर्ट हो जाए, क्या ऐसा पॉसिबल है? और हर मिनट अगर 125 ml यूरिन बनने लग जाए तो 24 घंटे में हमारा यूरिन आउटपुट 180 लीटर होगा, क्या ऐसा पॉसिबल है? आंसर जाएगा नहीं। मात्र इस जीएफआर का 1% यूरिन में कन्वर्ट होता है। टोटल जीएफआर का सिर्फ 1% यूरिन में कन्वर्ट होता है, 99% चीजें वापस रीअब्जॉर्ब होकर के ब्लड में जाती है। और हमें पता है कि अगर 24 घंटे का 180 लीटर जीएफआर बनती है तो 180 लीटर का 1% होता है अराउंड 1.8 लीटर, और हमें पता है 24 घंटे में एक आदमी का यूरिन आउटपुट भी अप्रोक्सीमेट 1.5 लीटर होता है। तो टोटल जीएफआर का मात्र 1% यूरिन में कन्वर्ट होता है, 99% चीजें वापस रीअब्जॉर्ब होती है। और दोस्तों ये इतनी माइनॉरिटी की प्रोसेस है, अगर 1% की जगह 2% यूरिन बनने लग जाए तो यूरिन आउटपुट इसका डबल हो जाएगा 3.6 लीटर, और 3.5 लीटर यूरिन प्रतिदिन बनना इसका मतलब कंडीशन कहलाएगी पॉलीयूरिया। यानी एक की जगह 2% वही अगर यूरिन बनने लग जाए तो भी कंडीशन बहुत ज्यादा फेटल होती है, घातक होती है। और अगर 0.5% हो जाए तो भी पर्सन के अंदर यूरिन आउटपुट नॉर्मल से कम हो जाता है, क्योंकि अगर 0.5% बनने लग जाएगा तो 1 लीटर से भी यूरिन आउटपुट करीब 900 ml के आसपास होगा, और अगर 2 लीटर हो जाए तो 3.6 लीटर के आसपास होगा। इतनी माइनॉरिटी की प्रोसेस है, इतना इसका बेटर हार्मोनल रेगुलेशन होता है। यहां तक समझ में आ गया होगा उम्मीद करते हैं। जीएफआर का मतलब अपन ने समझ लिया। फिर अपन ने ये भी बात कर ली कि इसके अंदर सिर्फ 1% यूरिन में कन्वर्ट होता है, 99% चीजें वापस रीअब्जॉर्ब होती है। अब अगर मैं आपसे पूछूं कि ऐसी कौन कौन से सब्सटेंस है जो कि यहां से फिल्टर होते हैं, या फिर मैं आपसे पूछूं कि ऐसे कौन कौन से सब्सटेंस है जो यहां से फिल्टर नहीं होते हैं। अगर हम बात करें कि ऐसे कौन से सब्सटेंस है जो कि यहां से जनरली फिल्टर नहीं होते हैं, उधर फिल्ट्रेट में नहीं होते हैं, जितनी भी ब्लड सेल्स होती है, आरबीसी, डब्ल्यूबीसी और प्लेटलेट्स। आरबीसी, डब्ल्यूबीसी और प्लेटलेट्स की साइज बड़ी होती है, और वो बड़ी साइज की होने की वजह से यहां से फिल्टर होकर के उधर नहीं आ सकती। तो नॉर्मली एक पर्सन के यूरिन में कभी भी आपको आरबीसी, डब्ल्यूबीसी और प्लेटलेट्स देखने को नहीं मिलेंगे, बिकॉज उनकी साइज बड़ी होती है और वो यहां से फिल्टर नहीं हो पाती है। अगर किसी पर्सन में किडनी के ग्लोमेरुलस में डैमेज हो जाए, यहां कोई इंजरी हो जाए, और अगर यहां की जो पोर है उसकी साइज या उनके जो छिद्र है वो बड़े साइज के हो जाए, तब उस कंडीशन में यहां से आरबीसी, डब्ल्यूबीसी, प्लेटलेट्स बाहर निकलने लग जाते हैं और वो यूरिन के साथ बाहर निकलते हैं। कंडीशन कहलाती है हीमेचूरिया। तो जनरली अगर अपन बात करें नॉर्मली एक पर्सन में कौन कौन से ऐसे सब्सटेंस है जो फिल्टर नहीं होते हैं, तो हम कहेंगे आरबीसी फिल्टर नहीं होती है, डब्ल्यूबीसी फिल्टर नहीं होती है, प्लेटलेट्स फिल्टर नहीं होते हैं। उसके बाद में अगर अपन बात करें प्लाज्मा प्रोटीन, तो कुछ तो प्लाज्मा प्रोटीन ऐसी होती है जिनकी साइज ही बड़ी होती है, और बड़ी साइज की प्लाज्मा प्रोटीन यहां से फिल्टर होकर के उधर फिल्ट्रेट में नहीं आएगी। यानी कुछ प्लाज्मा प्रोटीन तो ऐसी होती है जिनकी साइज बड़ी होती है और साइज बैरियर की वजह से वो फिल्टर नहीं हो पाती है। लेकिन कुछ प्लाज्मा प्रोटीन ऐसी भी होती है जिनकी साइज छोटी होती है, और छोटी साइज की प्लाज्मा प्रोटीन यहां से फिल्टर होने की कोशिश भी करती है। लेकिन जितनी भी प्लाज्मा प्रोटीन होती है वो प्लाज्मा प्रोटीन नेगेटिव चार्ज होती है, और साथ ही साथ ये जो जीबीएम है, ये जीबीएम भी क्या होती है, ये भी नेगेटिव चार्ज होती है, और ऋणात्मक के पास में नहीं जा पाता है। तो ये नेगेटिव चार्ज प्लाज्मा प्रोटीन अगर इस जीबीएम के पास में जाती है
तो नेगेटिव नेगेटिव के बीच में प्रतिकर्षण होता है, रिपेल्ड होती है, और नेगेटिव चार्ज प्लाज्मा प्रोटीन जब निकलने की कोशिश भी करती है तो ये जीबीएम उनको धक्का मार के वापस भगा देती है, बाहर निकलने से रोकती है। अगर किसी वजह से डैमेज हो जाए और जीबीएम का डिस्ट्रक्शन हो जाए तो प्लाज्मा प्रोटीन यूरिन के साथ बाहर निकलने लग जाती है। अपन आगे पढ़ेंगे नेफ्रोटिक सिंड्रोम में। जनरली प्लाज्मा प्रोटीन बाहर नहीं निकलती है। तो अभी हमने बात की कि कौन कौन से सब्सटेंस ऐसे हैं जो फिल्टर नहीं होते हैं। आरबीसी फिल्टर होती है क्या? आंसर जाएगा नहीं होती है। डब्ल्यूबीसी फिल्टर होती है क्या? आंसर जाएगा नहीं होती है। प्लेटलेट्स फिल्टर होते हैं क्या? आंसर जाएगा नहीं होते हैं। प्लाज्मा प्रोटीन फिल्टर होती है क्या? आंसर जाएगा नहीं होती है। ये क्यों नहीं होती है? तो आंसर जाएगा इनकी साइज बड़ी होती है। कुछ छोटी साइज की प्लाज्मा प्रोटीन निकलने की कोशिश करती है क्या? यस करती है। तो उनको रोकने का काम किसके द्वारा किया जाता है? जीबीएम के द्वारा किया जाता है। काम क्यों किया जाता है? क्योंकि प्लाज्मा प्रोटीन भी ऋणात्मक चार्ज होती है, नेगेटिव चार्ज होती है, और ये जीबीएम भी नेगेटिवली चार्ज होती है। तो नेगेटिव नेगेटिव के बीच में आकर्षण नहीं होकर के प्रतिकर्षण होता है। उसके अलावा अगर किसी पर्सन को एस्पिरिन और पेनिसिलिन चल रही है, दो ड्रग्स चल रही हो, अगर एस्पिरिन और पेनिसिलिन, तो एस्पिरिन और पेनिसिलिन के भी मॉलिक्यूलर साइज बड़ी होती है, और एस्पिरिन और पेनिसिलिन भी यहां से फिल्टर होकर के बाहर नहीं निकल पाती है। कौन कौन से मॉलिक्यूल ऐसे हैं जो फिल्टर नहीं होते हैं? तो आंसर जाएगा एस्पिरिन, पेनिसिलिन, आरबीसी, डब्ल्यूबीसी, प्लेटलेट्स एंड प्लाज्मा प्रोटीन। अगर मैं आपसे पूछूं कि कौन कौन से मॉलिक्यूल यहां से फिल्टर होंगे, ये तो अपन ने बात की जो नहीं होंगे। अगर मैं पूछूं कौन कौन से मॉलिक्यूल्स फिल्टर होंगे, तो हम आंसर देंगे वाटर फिल्टर होगा, यस होगा। ग्लूकोज फिल्टर होगा, यस होगा। विटामिन फिल्टर होंगे, यस होंगे। और विटामिन में भी कौन से विटामिन होंगे? तो आंसर देंगे हम वाटर सोल्यूबल। और वाटर सोल्यूबल हमें पता है दो ही होते हैं, विटामिन बी और सी। इनमें भी हाईली वाटर सोल्यूबल होता है विटामिन सी। तो अगर हम बात करें कौन से विटामिन जो है वो यहां से फिल्टर होंगे, तो बी और सी, और उनमें भी मोस्टली कौन सा फिल्टर होगा? तो आंसर देंगे विटामिन सी। तो वाटर फिल्टर होगा, ग्लूकोज फिल्टर होगा, अमाइनो एसिड फिल्टर होगा, विटामिन फिल्टर होगा। विटामिन में भी मोस्टली कौन सा? तो विटामिन सी फिल्टर होगा। हार्मोन्स फिल्टर होंगे, एंजाइम्स फिल्टर होंगे। कोई लो मॉलिक्यूलर या स्मॉल मॉलिक्यूलर साइज की ड्रग्स अगर चल रही है तो ड्रग्स के मॉलिक्यूल भी फिल्टर होंगे। अगर हम बात करें इसके अलावा, यूरिया फिल्टर होगा, यूरिक एसिड फिल्टर होगा, क्रिएटिनिन फिल्टर होगा, ऑक्सिलेट फिल्टर होगा, सल्फेट फिल्टर होगा, बाइकार्बोनेट फिल्टर होगा, सोडियम फिल्टर होगा, पोटेशियम फिल्टर होगा, क्लोराइड फिल्टर होगा, मैग्नीशियम फिल्टर होगा, फॉस्फेट फिल्टर होगा, कैल्शियम फिल्टर होगा, साल्ट फिल्टर होगा, और कीटो एसिड आ रहे हैं तो वो भी फिल्टर होंगे। यानी कि इसमें ब्लड सेल, आरबीसी, डब्ल्यूबीसी, प्लेटलेट्स, एस्पिरिन, पेनिसिलिन और प्लाज्मा प्रोटीन ये तो फिल्टर नहीं होंगे। पानी फिल्टर होगा, ग्लूकोज, अमाइनो एसिड, विटामिन, ड्रग्स, हार्मोन, एंजाइम, ऑक्सिलेट, सल्फेट, कीटोन बॉडीज, इसके अलावा यूरिया, यूरिक एसिड, क्रिएटिनिन, बाइकार्बोनेट, सोडियम, पोटेशियम, मैग्नीशियम, फॉस्फेट, कैल्शियम, क्लोराइड यानी कि इलेक्ट्रोलाइट्स, ये सारी थिंग्स यहां से फिल्टर होगी। लेकिन अगर मैं आपसे पूछूं तो इसमें जो वाटर, ग्लूकोज, अमाइनो एसिड, विटामिन, हार्मोन, एंजाइम, इलेक्ट्रोलाइट्स, ये जितनी भी चीजें हैं जो यहां से फिल्टर होकर के इस फिल्ट्रेट में आ रही है, क्या वो हमारी बॉडी के लिए यूजफुल नहीं है? आंसर जाएगा बिल्कुल है। तो क्या हमें उनको रोकने की जरूरत नहीं है? आंसर जाएगा बिल्कुल, उन्हें हमें रोकना है, बॉडी से बाहर नहीं निकालना है। उनकी हमें जरूरत है। हमें तो सिर्फ बाहर निकालना है एक्स्ट्रा फ्लूइड को, हमें बाहर निकालना है ऑक्सिलेट को, सल्फेट को, हाइड्रोजन आयन को, यूरिया, यूरिक एसिड और क्रिएटिनिन, वेस्ट प्रोडक्ट को हमें बाहर निकालना है। हमें सिर्फ वेस्ट को बाहर निकालना है, इंपॉर्टेंट चीजें हैं उनको हमें रोकना है। और उन्हीं इंपॉर्टेंट थिंग्स को रोकने के लिए यूरिन फॉर्मेशन की जो नेक्स्ट स्टेप आती है, उस नेक्स्ट स्टेप का जो नाम है वो अपन कहते हैं सेलेक्टिव रीअब्जॉर्प्शन। उन्हीं को हम क्या कहते हैं? सेलेक्टिव रीअब्जॉर्प्शन। अगर हम बात करें सेलेक्टिव रीअब्जॉर्प्शन की कि ये सेलेक्टिव रीअब्जॉर्प्शन क्या है,
यहां तक अपन ने पहली प्रोसेस पढ़ी है, उस प्रोसेस को अपन ने नाम दिया है अल्ट्रा फिल्ट्रेशन। अल्ट्रा फिल्ट्रेशन जब प्रोसेस पढ़ी तो उसमें अपन ने बात की कि अल्ट्रा फिल्ट्रेशन की प्रोसेस के द्वारा यहां पर ब्लड का फिल्ट्रेशन हुआ, और ब्लड फिल्ट्रेशन होने के बाद में इसमें वाटर, ग्लूकोज, अमाइनो एसिड, विटामिन, हार्मोन, एंजाइम, इलेक्ट्रोलाइट, यूरिया, यूरिक एसिड, क्रिएटिनिन, ऑक्सलेट, सल्फेट, ये सारी चीजें इस नेफ्रॉन के अंदर आ गई है। और जो इस नेफ्रॉन के अंदर ये फिल्ट्रेट आ रहा है, उसके अंदर से अगर अपन बात करें तो कुछ चीजें ऐसी है जो हमारी बॉडी के लिए वेस्ट है, जिनकी हमें जरूरत नहीं है, उन्हें हमें यूरिन के साथ बॉडी से बाहर निकालना है। लेकिन साथ ही साथ कुछ ऐसी चीजें भी है जो हमारी बॉडी के लिए यूजफुल है, इंपॉर्टेंट है, उन्हें हमें बाहर निकलने से रोकना है, उनको हमें वापस ब्लड के अंदर डालना है। उन चीजों को रोकने के लिए जो सेकंड प्रोसेस है उसको अपन ने लिखा है सेलेक्टिव। सेलेक्टिव इसलिए लिखा है कि इसके अंदर हमारी किडनी या हमारी बॉडी सिलेक्ट करती है कि कौन सी चीज कितनी अमाउंट में हमें वापस चाहिए, कितने लेवल तक की हमें चीजें वापस रीअब्जॉर्ब करके ब्लड में डालनी है, तो उनका सिलेक्शन होता है। दूसरा लिखा है रीअब्जॉर्प्शन। रीअब्जॉर्प्शन इसलिए कहते हैं क्योंकि हमें पता है कि जो भी चीज हम खा रहे हैं वो हमारी ब्लड के अंदर जो फर्स्ट टाइम लाया जाता है वो लाया जाता है जीआईटी के द्वारा। अगर हम बात करें तो ये मान लीजिए इंटेस्टाइन है, उस इंटेस्टाइन वॉल के पास में ये ब्लड वेसल्स है। जो भी चीज अपन ने कंज्यूम की है, चाहे वो कार्बोहाइड्रेट किया हो, फैट, प्रोटीन, विटामिन्स और मिनरल्स, ये इस जीआईटी से निकल करके पहली बार जो ब्लड में आते हैं वो इस जीआईटी में आते हैं। इस प्रोसेस को हम कहते हैं एब्जॉर्प्शन। अब एब्जॉर्प्शन होकर के मान लीजिए ग्लूकोज ब्लड में आ गया। अगर मैं आपसे पूछूं कि ग्लूकोज का एब्जॉर्प्शन क्या हुआ है, वो एब्जॉर्प्शन तो हुआ है जीआईटी में, यानी कि किसी भी चीज का जीआईटी से निकल करके पहली बार ब्लड में आना एब्जॉर्प्शन कहलाता है, और एब्जॉर्प्शन की प्रोसेस जीआईटी में कंप्लीट हुई है। वो जो चीजें एब्जॉर्ब होकर के ऑलरेडी ब्लड में आ गई है, अब मान लीजिए ये ग्लूकोज है, ये एब्जॉर्ब होकर के जीआईटी से आई थी, इस ब्लड में है, लेकिन ये यहां से वापस बाहर निकलने की कोशिश कर रही है, और इसको यहां से बाहर निकालने से पहले वापस से एब्जॉर्ब करके ब्लड में डालना पड़ेगा, इसको फिर से यहां से निकाल करके फिर ब्लड में डालना पड़ेगा। तो हम कह सकते हैं ये दूसरी बार एब्जॉर्प्शन हो रहा है, और ऐसा एब्जॉर्प्शन जो सेकंड टाइम हो रहा है उसको हम कह रहे हैं रीएब्जॉर्प्शन, पुनः अवशोषण। अवशोषण तो होता है जीआईटी में, और उन्हीं चीजों को वापस ब्लड से निकालने के बाद में वापस ब्लड में ही डालना, उसी चीज को हम क्या कह रहे हैं, रीएब्जॉर्प्शन या पुनः अवशोषण। अगर हम बात करें सिलेक्टिव रीएब्जॉर्प्शन को डिफाइन करें तो हम कहेंगे सिलेक्टिव रीएब्जॉर्प्शन का मतलब होता है ट्रांसफर ऑफ सब्सटेंसेज फ्रॉम रीनल ट्यूबुलर ल्यूमन टू पेरीट्यूबुलर कैपिलरीज और वासा रेक्टा। सब्सटेंस का रीनल ट्यूबुलर ल्यूमन यानी कि नेफ्रॉन की पीसीटी, लूप ऑफ हेनले और डीसीटी, वहां से निकाल करके पेरीट्यूबुलर कैपिलरीज और वासा रेक्टा वाली कैपिलरीज, जो नेफ्रॉन के आसपास में कैपिलरीज का नेटवर्क था, अपन ने बात की कि वो की रीअब्जॉर्प्शन के लिए काम में आएगी। तो नेफ्रॉन में से चीजों का निकल करके वापस पेरीट्यूबुलर कैपिलरीज और वासा रेक्टा में आना, ये कंडीशन कहलाती है रीअब्जॉर्प्शन। सेलेक्टिव का मतलब है कि इसमें बॉडी सिलेक्ट करती है कि कौन सी चीज को कितना रीअब्जॉर्ब करना है। और सिलेक्टिव रीअब्जॉर्प्शन को अगर हम डिफाइन करें तो हम कहेंगे कि ट्रांसफर ऑफ सब्सटेंसेज कहां से कहां की ओर, रीनल ट्यूबुलर ल्यूमन, नेफ्रॉन के अंदर से चीजों का निकल करके वापस से पेरीट्यूबुलर कैपिलरीज और वासा रेक्टा या ब्लड के अंदर जाना, यह कंडीशन कहलाती है सेलेक्टिव रीअब्जॉर्प्शन। अगर हम बात करें तो सेलेक्टिव रीअब्जॉर्प्शन पीसीटी से लेकर के कलेक्टिंग डक्ट तक होता है, यानी कि सेलेक्टिव रीअब्जॉर्प्शन पीसीटी में भी होता है, लूप ऑफ हेनले में भी होता है, डीसीटी में भी होता है, कलेक्टिंग डक्ट में भी होता है। लेकिन फिर भी बात करें तो सेलेक्टिव रीअब्जॉर्प्शन सबसे ज्यादा जो होता है वो होता है पीसीटी में। अगर हम बात करें कि पीसीटी के अंदर सेलेक्टिव रीअब्जॉर्प्शन सबसे ज्यादा क्यों होता है, तो अपन ने जब इसकी स्ट्रक्चर पढ़ी थी तब मैंने इसमें कहा था कि एक स्पेशल प्रकार का टिश्यू होता है क्यूबोइडल एपिथेलियम, और उसके ऊपर हेयर लाइक प्रोजेक्शन होते हैं जिनको हम कहते हैं ब्रश बॉर्डर या माइक्रोविलाई। पीसीटी में सबसे ज्यादा रीअब्जॉर्प्शन इसलिए होता है क्योंकि इसके अंदर की ओर हेयर लाइक प्रोजेक्शन या माइक्रोविलाई पाई जाती है। वो माइक्रोविलाई जो होता है फ्लूइड के रीअब्जॉर्प्शन के लिए सरफेस एरिया बढ़ा देता है, और ज्यादा सरफेस एरिया मिलने की वजह से यहां पर रीअब्जॉर्प्शन भी सबसे ज्यादा होता है।
अगर मैं आपसे पूछूं कि रीएब्जॉर्प्शन कहां पर होता है तो आप आंसर देंगे कि पीसीटी, लूप ऑफ हेनले, डीसीटी और कलेक्टिंग डक्ट में होता है। लेकिन अगर मैं आपसे पूछूं कि सबसे ज्यादा रीएब्जॉर्प्शन होता कहां है तो आप आंसर देंगे कि सबसे ज्यादा रीएब्जॉर्प्शन पीसीटी में होता है। क्यों होता है? तो पीसीटी के अंदर ब्रश बॉर्डर पाया जाता है, माइक्रोविलाई पाई जाती है, जो कि रीएब्जॉर्प्शन के लिए सरफेस एरिया बढ़ा देती है। अब अगर हम बात करें कि रीएब्जॉर्प्शन कितने प्रकार का होता है तो रीएब्जॉर्प्शन 2 प्रकार का होता है। ये मान लीजिए पीसीटी है और पीसीटी के पास में ये मान लीजिए पेरिट्यूबुलर कैपिलरीज है। हमने ये कहा है कि रीएब्जॉर्प्शन का मतलब होता है कि नेफ्रॉन से चीजों का निकलना और वापस ब्लड में जाना, ये रीएब्जॉर्प्शन कहलाता है। रीएब्जॉर्प्शन की अगर हम बात करें तो रीएब्जॉर्प्शन जो है वो 2 प्रकार का होता है। रीएब्जॉर्प्शन यहां पर 2 प्रकार का होता है, एक होता है एक्टिव और एक होता है पैसिव। अब एक्टिव और पैसिव का मतलब यूं समझें कि एक ऐसा सब्सटेंस है जिसके यहां पर मॉलिक्यूल है 4 और उसी सब्सटेंस के इधर ब्लड के अंदर मॉलिक्यूल है 10। ठीक है। एक ऐसा सब्सटेंस है जिसके नेफ्रॉन में तो मॉलिक्यूल है 4 और ब्लड में मॉलिक्यूल है 10, तो उस सब्सटेंस की अधिक कंसंट्रेशन कहां है? ब्लड में है, और कम कंसंट्रेशन कहां है? नेफ्रॉन में है। लेकिन फिर भी उस सब्सटेंस की अभी भी बॉडी को जरूरत है। ऑलरेडी ब्लड में कंसंट्रेशन ज्यादा है, इसमें कम है, लेकिन फिर भी इस सब्सटेंस की बॉडी को अब भी जरूरत है, उसको बाहर नहीं निकलने देना है। तो इसको यहां से क्या करना है? इसको उसकी लोअर कंसंट्रेशन से जहां ऑलरेडी हायर कंसंट्रेशन है उस तरफ लेके जाना पड़ेगा। ब्लड में ऑलरेडी कंसंट्रेशन ज्यादा है, इधर कम है, लेकिन फिर भी उसकी जरूरत है, तो इस मॉलिक्यूल को इसकी कम कंसंट्रेशन से अधिक कंसंट्रेशन की तरफ लेके जाना है। और उधर लेके जाना है तो इसको खींचना पड़ेगा, और खींचने के लिए हमें ट्रांसपोर्टिंग चैनल्स की जरूरत पड़ेगी। और अगर हमें इसको खींचना पड़ेगा, ट्रांसपोर्टिंग चैनल्स की जरूरत पड़ेगी, तो इसको खींचने के लिए हमें एटीपीज की या एनर्जी की भी जरूरत पड़ेगी। सेम यही समझे, आप नीचे खड़े हैं और आपको किसी पहाड़ पे जाना है हायर कंसंट्रेशन पे, लोअर कंसंट्रेशन से हायर कंसंट्रेशन पे जाना है, तो आपको ऊपर चढ़ने के लिए ताकत या एनर्जी की भी जरूरत पड़ेगी, और हो सकता है आपको बॉयफ्रेंड का हाथ भी पकड़ना पड़ेगा, ट्रांसपोर्ट करने वाले चैनल्स की भी जरूरत पड़ेगी। तो एक ऐसा रीएब्जॉर्प्शन जिसमें मॉलिक्यूल का मूवमेंट लोअर कंसंट्रेशन से हायर कंसंट्रेशन की तरफ होता है, उसमें ट्रांसपोर्टिंग चैनल्स की और एटीपीज की या एनर्जी की जरूरत पड़ती है, ऐसा रीएब्जॉर्प्शन कहलाता है एक्टिव रीएब्जॉर्प्शन। और एक ऐसा रीएब्जॉर्प्शन होता है जिसमें मान लीजिए यहां पर एक मॉलिक्यूल है, जिसके एक सब्सटेंस है जिसके 10 मॉलिक्यूल है और ब्लड में मात्र 4 मॉलिक्यूल है, तो अधिक कंसंट्रेशन कहां है? नेफ्रॉन में। कम कंसंट्रेशन कहां है? ब्लड में। अब ये मॉलिक्यूल अपनी अधिक कंसंट्रेशन से कम कंसंट्रेशन की तरफ नेफ्रॉन से निकल करके ब्लड में जा रहा है, लेकिन नेफ्रॉन में इसकी कंसंट्रेशन ज्यादा है और ज्यादा कंसंट्रेशन से इसको कम कंसंट्रेशन की तरफ जाना है, तो ये मॉलिक्यूल अपने आप ही उधर लुढ़क जाएंगे। इनको ना तो खींचने की जरूरत पड़ेगी, यानी कि ना तो ट्रांसपोर्टिंग चैनल्स की जरूरत पड़ेगी और ना ही इसको एनर्जी की जरूरत पड़ेगी। ये मान लीजिए हायर कंसंट्रेशन है और इस पहाड़ से आपको नीचे जाना है, तो सिर्फ आपको यहां से लुढ़कना है, ना तो आपको यहां पर लुढ़काने के लिए किसी चैनल की जरूरत पड़ेगी, ले जाने के लिए चैनल्स की जरूरत पड़ेगी, और ना ही आपको एनर्जी की जरूरत पड़ेगी। आप ऑटोमेटिकली नीचे पहुंच जाएंगे, सिर्फ आपको वहां से एक बार लुढ़कना है। तो पैसिव के अंदर क्या हो रहा है? हायर कंसंट्रेशन से लोअर कंसंट्रेशन की अधिक सांद्रता से कम सांद्रता की तरफ जाना है, ना उसमें चैनल्स की ना उसमें एनर्जी की जरूरत पड़ती है। ऐसा जो रीएब्जॉर्प्शन होता है वो तो कहलाता है पैसिव रीएब्जॉर्प्शन। और जिसमें लो कंसंट्रेशन से हायर कंसंट्रेशन की तरफ जाना हो, एटीपीज की और ट्रांसपोर्टिंग चैनल्स की जरूरत पड़ती हो, वो कहलाता है एक्टिव रीएब्जॉर्प्शन। 3 मॉलिक्यूल ऐसे होते हैं, एक मॉलिक्यूल होता है वाटर, एक होता है क्लोराइड और एक होता है यूरिया। इन 3 मॉलिक्यूल्स का रीएब्जॉर्प्शन जो होता है वो पैसिव होता है, बाकी सबका एक्टिव। 3 का पैसिव का मतलब है कि पानी की कंसंट्रेशन यहां ज्यादा होती है नेफ्रॉन में, तो वो अपनी अधिक कंसंट्रेशन से कम कंसंट्रेशन ब्लड की तरफ चले जाते हैं।
क्लोराइड की कंसंट्रेशन नेफ्रॉन में ज्यादा होती है तो ये अपने अधिक कंसंट्रेशन से कम कंसंट्रेशन ब्लड में चले जाते हैं, और यूरिया की भी कंसंट्रेशन नेफ्रॉन में ज्यादा होती है तो ये अपने अधिक कंसंट्रेशन से कम कंसंट्रेशन की तरफ ऑटोमेटिकली चले जाते हैं। ना तो ट्रांसपोर्टिंग चैनल्स की जरूरत पड़ती है और ना ही एटीपीज की जरूरत पड़ती है। यानी कि इस रीअब्जॉर्प्शन में पैसिवली 3 ही मॉलिक्यूल रीअब्जॉर्ब होते हैं, यूरिया, क्लोराइड और वाटर। इसके अलावा जितने भी मॉलिक्यूल है सबका रीअब्जॉर्प्शन एक्टिवली होता है। तो 3 मॉलिक्यूल याद रखेंगे आप पैसिव वाले, क्लोराइड, यूरिया और वाटर। ये 3 मॉलिक्यूल पैसिव रीअब्जॉर्ब होते हैं, बाकी जितने भी बचे हैं वो सारे एक्टिवली रीअब्जॉर्ब होते हैं। यहां तक क्लियर है क्या? अब अगर हम बात करें पीसीटी की, कि पीसीटी में कितना रीअब्जॉर्प्शन होता है, तो सबसे ज्यादा मैक्सिमम रीअब्जॉर्प्शन होता है पीसीटी में। और मैक्सिमम रीअब्जॉर्प्शन की बात करें तो जो 125 ml पर मिनट बनता है उस फिल्ट्रेट का 65% रीअब्जॉर्प्शन पीसीटी में होता है। जितना भी इसमें सोडियम आता है उस सोडियम का 65% रीअब्जॉर्प्शन पीसीटी में होता है। यानी कि जो फिल्ट्रेट बन रहा है उस फिल्ट्रेट का 65% रीअब्जॉर्प्शन पीसीटी में होता है। इसमें जितना भी सोडियम आता है उसका 65% रीअब्जॉर्प्शन पीसीटी में होता है। इसमें जितना भी बाइकार्बोनेट आता है उस बाइकार्बोनेट का भी 60% रीअब्जॉर्प्शन पीसीटी में होता है। यानी कि फिल्ट्रेट का मैक्सिमम रीअब्जॉर्प्शन पीसीटी, सोडियम का 65% या मैक्सिमम रीअब्जॉर्प्शन पीसीटी, बाइकार्बोनेट का 60% या मैक्सिमम रीअब्जॉर्प्शन पीसीटी। याद रखने वाली बात यह है, ग्लूकोज, अमाइनो एसिड और विटामिन, ग्लूकोज, अमाइनो एसिड और विटामिन, इन तीनों का कंप्लीट या 100% रीअब्जॉर्प्शन कहां होता है? आंसर जाएगा पीसीटी। वेरी 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 5 स्टार क्वेश्चन, इंपॉर्टेंट है। मैक्सिमम रीअब्जॉर्प्शन पीसीटी में, सोडियम का मैक्सिमम रीअब्जॉर्प्शन पीसीटी में, बाइकार्बोनेट का मैक्सिमम रीअब्जॉर्प्शन पीसीटी में, बट ग्लूकोज, अमाइनो एसिड और विटामिन का 100% या कंप्लीट रीअब्जॉर्प्शन जो होता है वो होता है पीसीटी में। उसके बाद में है लूप ऑफ हेनले। इस लूप ऑफ हेनले के अंदर होता है 15 से 20% रीअब्जॉर्प्शन। फिल्ट्रेट का 15 से 20% रीअब्जॉर्प्शन होता है लूप ऑफ हेनले में। और दूसरी इंपॉर्टेंट 2 पॉइंट याद रखने हैं। लूप ऑफ हेनले का एकमात्र ऐसा पार्ट है जिसका नाम है थिन असेंडिंग सेगमेंट। थिन असेंडिंग सेगमेंट एकमात्र नेफ्रॉन का ऐसा पार्ट है जहां पर पानी का रीअब्जॉर्प्शन नहीं होता है, इम्परमेबल फॉर वाटर रीअब्जॉर्प्शन। टोटल फिल्ट्रेट का 15 से 20% रीअब्जॉर्प्शन लूप ऑफ हेनले में। लेकिन लूप ऑफ हेनले में पहली चीज तो यह याद रखनी है कि इसका जो थिन असेंडिंग सेगमेंट है उसमें वाटर रीअब्जॉर्प्शन नहीं होते हैं, वहां पर पानी के रीअब्जॉर्प्शन के चैनल्स नहीं होते हैं, ये इम्परमेबल फॉर वाटर रीअब्जॉर्प्शन। नेफ्रॉन का एकमात्र ऐसा भाग जहां पर पानी का रीअब्जॉर्प्शन नहीं होता है, आंसर देंगे थिन असेंडिंग सेगमेंट। दूसरी चीज याद रखनी है, जो लूप डायूरेटिक्स देते हैं हम, लूप डायूरेटिक्स का मीनिंग है कि अपन जो लूप ऑफ हेनले पे एक्ट करने वाली डायूरेटिक्स देते हैं जिसके अंदर आपने सुना होगा फ्रूसेमाइड या लेसिक्स, टोरसेमाइड या डाइटोर, जो हम लूप डायूरेटिक्स देते हैं वो जाकर के कहां पर एक्ट करते हैं, तो हम आंसर देंगे थिक असेंडिंग सेगमेंट पर। अगर आपसे पूछ लिया जाए लूप डायूरेटिक्स नेफ्रॉन के जाकर के किस भाग पर काम करती है, ऑप्शन हो पीसीटी, लूप ऑफ हेनले और डीसीटी, तो आंसर जाएगा लूप ऑफ हेनले। लूप डायूरेटिक्स नेफ्रॉन के किस पार्ट पे एक्ट करती है, डिसेंडिंग लिम्ब, हेयरपिन बैंड या असेंडिंग लिम्ब, तो आंसर जाएगा असेंडिंग लिम्ब। लूप डायूरेटिक्स नेफ्रॉन के किस सेगमेंट पे काम करती है, थिक डिसेंडिंग सेगमेंट, थिन डिसेंडिंग सेगमेंट, थिन असेंडिंग सेगमेंट या थिक असेंडिंग सेगमेंट, तो आंसर जाएगा थिक असेंडिंग सेगमेंट। 15 से 20% रीअब्जॉर्प्शन होता है डीसीटी में, 15 से 20% रीअब्जॉर्प्शन होता है डीसीटी में। क्लियर है? ये तो हमने अलग अलग पार्ट की बात की है। अब यहां तक रीअब्जॉर्ब होने के बाद में भी अगर हमारी बॉडी डिहाइड्रेट हो रही है और हमें और पानी को रोकना है, रीअब्जॉर्ब करवाना है, तो जो रिमेनिंग रीअब्जॉर्प्शन वाटर का होता है वो होता है डीसीटी में। और अगर हम ओवरहाइड्रेट हो रहे हैं, ज्यादा पानी पी रहे हैं और बॉडी में इतना पानी की जरूरत नहीं है,
तो वाटर का रीएब्जॉर्प्शन कम करने का काम करती है डीसीटी। यानी यूरिन फॉर्मेशन के बाद में फाइनल उसके ऊपर पेंट करने का जो काम किया जाता है वो कलेक्टिंग डक्ट के द्वारा किया जाता है। अगर हमारी बॉडी की पानी की जरूरत है तब तो ये कलेक्टिंग डक्ट वाटर का रीएब्जॉर्प्शन बढ़ा देती है, और अगर हमारी बॉडी को पानी की जरूरत नहीं है तो ये कलेक्टिंग डक्ट वाटर रीएब्जॉर्प्शन को कम करके पानी को बाहर निकालने का काम करती है। यहां तक क्लियर है? हमने पढ़ा है सेलेक्टिव रीएब्जॉर्प्शन, जिसमें किडनी सेलेक्ट करती है कि कौन से मॉलिक्यूल को कितना रीएब्जॉर्ब करना है। सेलेक्टिव रीएब्जॉर्प्शन जो होता है, अगर अपन बात करें, दो प्रकार का होता है। एक अपन ने बात की है एक्टिव और एक होता है पैसिव। एक्टिव के अंदर क्या होता है कि सब्सटेंस अपनी कम कंसंट्रेशन से ऑलरेडी जिधर ज्यादा कंसंट्रेशन है उस तरफ ही मूवमेंट करता है। इसमें ट्रांसपोर्टिंग चैनल्स और एनर्जी की जरूरत पड़ती है। जबकि पैसिव रीएब्जॉर्प्शन में सब्सटेंस जो है वो अपनी अधिक कंसंट्रेशन से कम कंसंट्रेशन की तरफ मूवमेंट करता है। उसके लिए उसको ना तो ट्रांसपोर्टिंग चैनल्स और ना ही एनर्जी की जरूरत पड़ती है। पैसिव रीएब्जॉर्प्शन वाटर, क्लोराइड और यूरिया का होता है। इसके अलावा जितने भी बचे हुए सब्सटेंस है सबका एक्टिव रीएब्जॉर्प्शन होता है। रीएब्जॉर्प्शन या सेलेक्टिव रीएब्जॉर्प्शन का मतलब होता है ट्रांसफर ऑफ सब्सटेंस फ्रॉम रीनल ट्यूबुलर ल्यूमन टू पेरीट्यूबुलर कैपिलरीज या वासा रेक्टा। नेफ्रॉन से चीजों का निकल करके ब्लड में जाना कहलाता है सेलेक्टिव रीएब्जॉर्प्शन। पीसीटी के अंदर मैक्सिमम सेलेक्टिव रीएब्जॉर्प्शन होता है टोटल फिल्ट्रेट का 65%, सोडियम का 65%, बाइकार्बोनेट का 60%, ग्लूकोज, अमाइनो एसिड और विटामिन का 100% रीएब्जॉर्प्शन होता है। सेकंड, अपन ने लूप ऑफ हेनले की बात की है कि 15 से 20% रीएब्जॉर्प्शन होता है। इसके अंदर भी अगर अपन बात करें 15 से 20% रीएब्जॉर्प्शन के बाद में दो चीजें याद रखनी है। थिन असेंडिंग सेगमेंट नेफ्रॉन का एकमात्र ऐसा भाग है जहां पर पानी का रीएब्जॉर्प्शन नहीं होता है, और थिक असेंडिंग सेगमेंट पे जाकर के लूप डायूरेटिक्स एक्ट करती है। देन है डीसीटी। डीसीटी में 15 से 20% रीएब्जॉर्प्शन होता है, और उसके बाद में कलेक्टिंग डक्ट अकॉर्डिंग टू बॉडी नीड। अगर बॉडी को पानी रोकने की जरूरत है तो कलेक्टिंग डक्ट वाटर का रीएब्जॉर्प्शन बढ़ा देती है एडीएच हार्मोन के प्रभाव में, और अगर बॉडी को पानी की इतनी जरूरत नहीं है तो कलेक्टिंग डक्ट वाटर रीएब्जॉर्प्शन को क्या कर देती है? कम कर देती है। फाइनल पेंटिंग का काम इसके द्वारा किया जाता है। उसके बाद में नेक्स्ट अगर अपन बात करें थर्ड प्रोसेस जो यूरिन फॉर्मेशन की है, उस थर्ड प्रोसेस का नाम है ट्यूब्यूलर सीक्रेशन। थर्ड प्रोसेस की अगर अपन बात करें तो वो है ट्यूब्यूलर सीक्रेशन। ये ट्यूब्यूलर सीक्रेशंस वाली प्रोसेस की अगर अपन बात करें तो ये प्रोसेस जो है ये उस सेलेक्टिव रीएब्जॉर्प्शन के बिल्कुल डिफरेंट है, उसके बिल्कुल ऑपोजिट है। देखिए, पहला अगर अपन बात करें इस यूरिन फॉर्मेशन की प्रोसेस में, अपन ने लिखा कि यूरिन फॉर्मेशन बेसिकली एक प्रोसेस है जिसके द्वारा यूरिन प्रोड्यूस किया जाता है। उसमें अपन ने पहली प्रोसेस के बारे में लिखा था कि अल्ट्रा फिल्ट्रेशन। अल्ट्रा फिल्ट्रेशन के अंदर अपन ने बात की कि अल्ट्रा फिल्ट्रेशन का बेसिक मीनिंग क्या है कि पोर की मदद से फ्लूइड का अपने अधिक दबाव से कम दबाव की तरफ मूवमेंट करना। अल्ट्रा फिल्ट्रेशन ग्लोमेरुलस और बोमन कैप्सूल की सेमी परमेबल मेम्ब्रेन के थ्रू होता है। इसमें ग्लोमेरुलस में प्रेशर अधिक होता है जबकि बोमन कैप्सूल में कम होता है, तो अधिक दबाव से कम दबाव की तरफ। और इसमें अपन ने बात की कि एफरेंट आर्टेरियोल का डायमीटर ज्यादा होता है इसलिए ज्यादा ब्लड आता है, लेकिन इफरेंट का डायमीटर कम होने की वजह से उतना आगे नहीं जा पाता, इस वजह से यहाँ पर प्रेशर बिल्डअप होता है। फिर अपन ने बात की डिफरेंट प्रेशर की, और नेट फिल्ट्रेशन प्रेशर 10 mm ऑफ Hg, उसकी वजह से 125 ml फ्लूइड पर मिनट फिल्टर होता है दोनों किडनियों के सारे नेफ्रॉन के द्वारा, जिसको अपन ने ग्लोमेरुलर फिल्ट्रेशन रेट या GFR नाम दिया, जो कि 125 ml पर मिनट 180 लीटर पर डे, और प्रेगनेंसी में 187.5 ml हो जाती है। फिर हमने बात की कि इसका 1% यूरिन बनता है, 99% चीजें इंपॉर्टेंट होती है जो कि वापस रीअब्जॉर्ब हो जाती है। फिर हमने बात की कि इसमें RBC, WBC, प्लेटलेट्स, प्लाज्मा, प्रोटीन, एस्प्रिन और पेनिसिलिन फिल्टर नहीं होते हैं, बाकी सारे सब्सटेंस फिल्टर होते हैं। वो सारे के सारे बॉडी के लिए वेस्ट प्रोडक्ट नहीं होते हैं, कुछ इंपॉर्टेंट चीजें होती है जिनको हमें रोकना है, कुछ वेस्ट प्रोडक्ट है जिनको हमें बाहर निकालना है। अब कौन कौन सी चीजों को हमें रोकना है और जिनको हमें ब्लड में डालना है,
नेफ्रॉन से निकाल करके जो ब्लड में डालने वाली ये जो प्रोसेस थी, उस सेकंड प्रोसेस को अपन ने नाम दिया था सेलेक्टिव रीएब्जॉर्प्शन। सेलेक्टिव रीएब्जॉर्प्शन के अंदर अपन ने बात की कि सेलेक्टिव रीएब्जॉर्प्शन का मतलब होता है ट्रांसफर ऑफ सब्सटेंस फ्रॉम रीनल ट्यूबुलर ल्यूमन टू पेरीट्यूबुलर कैपिलरीज और वासा रेक्टा। नेफ्रॉन से चीजों का निकल करके ब्लड में जाना ट्यूबुलर सेलेक्टिव रीएब्जॉर्प्शन कहलाता है। इसमें हमने बात की कि सेलेक्टिव रीएब्जॉर्प्शन भी दो प्रकार का होता है, एक होता है एक्टिव और एक होता है पैसिव। पैसिव के अंदर नेफ्रॉन के अंदर उनकी कंसंट्रेशन अधिक होती है और वो अपनी अधिक कंसंट्रेशन से कम कंसंट्रेशन की तरफ ऑटोमेटिकली मूवमेंट कर जाते हैं, जबकि एक्टिव रीएब्जॉर्प्शन में यहां कंसंट्रेशन कम होती है और ब्लड के अंदर ऑलरेडी कंसंट्रेशन ज्यादा होती है, लेकिन फिर भी उस चीज की जरूरत होती है तो उसको एनर्जी के साथ ट्रांसपोर्टिंग चैनल की मदद से रीएब्जॉर्ब किया जाता है, वो एक्टिव रीएब्जॉर्प्शन कहलाता है। हमने पैसिव में बात की कि 3 मॉलिक्यूल आपको याद रखना है, यूरिया, क्लोराइड और वाटर, जिनका रीएब्जॉर्प्शन पैसिव होता है, बाकी जितने भी सब्सटेंस है वो सारे एक्टिवली रीएब्जॉर्ब होते हैं। फिर हमने बात की कि पीसीटी में सबसे ज्यादा रीएब्जॉर्प्शन होता है 65%, सोडियम का 65%, बाइकार्बोनेट का 60% और इंपॉर्टेंट ग्लूकोज, अमाइनो एसिड और विटामिन का 100% रीएब्जॉर्प्शन पीसीटी में होता है। देन हमने बात की कि 15 से 20% लूप ऑफ हेनले रीएब्जॉर्ब करता है। थिन असेंडिंग सेगमेंट वाटर के एकमात्र ऐसा पार्ट जहां पर पानी का रीएब्जॉर्प्शन नहीं होता है, और लूप डायूरेटिक थिक असेंडिंग सेगमेंट पे काम करती है। देन अपन ने बात की कि डीसीटी 15 से 20% रीएब्जॉर्प्शन करती है और अकॉर्डिंग टू द बॉडी नीड वाटर का रीएब्जॉर्प्शन या फाइनल पेंटिंग का काम कलेक्टिंग डक्ट के द्वारा किया जाता है। अब हम बात कर रहे हैं थर्ड, ट्यूब्यूलर सिक्रीशन। ट्यूब्यूलर सिक्रीशन इस सेलेक्टिव रीएब्जॉर्प्शन की जस्ट ऑपोजिट है। सेलेक्टिव रीएब्जॉर्प्शन में जो यूजफुल चीजें इस नेफ्रॉन में आ गई है वो यहां से निकल करके ब्लड में जा रही है, लेकिन ट्यूब्यूलर सिक्रीशन में क्या होता है कि कुछ चीजें जिनकी मॉलिक्यूलर साइज बड़ी है और बड़ी होने की वजह से यहां से इस फिल्ट्रेशन में नहीं आ पाई है, और अगर वो सब्सटेंस जिनकी साइज बड़ी है और फिल्ट्रेट होकर के इस अल्ट्रा फिल्ट्रेशन वाली प्रोसेस से फिल्टर नहीं हुई है और वो भी अभी भी इस ब्लड के अंदर मूव कर रही है, यानी कि ये चीज अभी भी ब्लड में घूम रही है लेकिन ये यूजफुल नहीं है, बॉडी के लिए वेस्ट है, उसको यहां से बाहर निकालना ही है। तो इसको बाहर निकालने के लिए कुछ चीजें क्या होती है, वो यहां से फिल्टर तो नहीं होती है लेकिन डायरेक्टली इस पेरीट्यूबुलर कैपिलरीज और वासा रेक्टा से निकल करके किस में आ जाती है, नेफ्रॉन में आ जाती है। और वह प्रोसेस जिसमें सब्सटेंस डायरेक्टली पेरीट्यूबुलर कैपिलरीज और वासा रेक्टा से निकल करके नेफ्रॉन में आ जाते हैं, उस प्रोसेस को हम कहते हैं ट्यूब्यूलर सिक्रीशंस। चीजें नेफ्रॉन की ट्यूब्यूल्स में सिक्रीट हो रही है, ब्लड से निकल करके नेफ्रॉन में आ रही है, उस प्रोसेस को हम कहते हैं ट्यूब्यूलर सिक्रीशंस। हम सेलेक्टिव रीएब्जॉर्प्शन में कह रहे हैं ट्रांसफर ऑफ सब्सटेंस फ्रॉम रीनल ट्यूबुलर ल्यूमन टू पेरीट्यूबुलर कैपिलरीज और वासा रेक्टा, नेफ्रॉन से निकल करके ब्लड में जाना, जबकि ट्यूबुलर सिक्रीशंस में हम कहेंगे ट्रांसफर ऑफ सब्सटेंस फ्रॉम पेरीट्यूबुलर कैपिलरीज एंड वासा रेक्टा टू रीनल ट्यूबुलर ल्यूमन। पेरीट्यूबुलर कैपिलरीज और वासा रेक्टा से सब्सटेंस का निकल करके नेफ्रॉन में आना और वहां से फिर यूरिन के साथ बाहर निकलने की ये जो प्रोसेस है, इस प्रोसेस को हम कहते हैं ट्यूब्यूलर सिक्रीशंस। अगर हम बात करें कौन कौन से सब्सटेंस, हमने बात की कि एक पर्सन को एस्पिरिन और पेनिसिलिन चल रही है तो उसकी साइज बड़ी होती है इसलिए वो फिल्टर तो नहीं हो पाती है, और अगर एस्पिरिन और पेनिसिलिन का मॉलिक्यूल यहां पर आ गया है तो वो डायरेक्टली यहां से निकल करके किस में आता है, नेफ्रॉन में। यानी कि ट्यूब्यूलर सिक्रीशंस हो सकता है किसका, एस्पिरिन का, पेनिसिलिन का। H+ आयंस, ब्लड में जो H+ आयंस होते हैं हमें पता है यहां पर डीसीटी के अंदर एक सेल्स पाई जाती है जिसका नाम है इंटरकैलेटेड सेल। इंटरकैलेटेड सेल अपन ने पहले भी इसको डिस्कस किया है। यहां पर इंटरकैलेटेड सेल्स पाई जाती है इस डीसीटी में। वो इंटरकैलेटेड सेल्स इस ब्लड में से हाइड्रोजन आयन को पकड़ करके यूरिन के साथ बाहर निकालने का काम करता है। अपन ने किडनी के फंक्शन में भी इसको डिस्कस किया था। इंटरकैलेटेड सेल पाई जाती है डीसीटी में जो कि ब्लड से डायरेक्टली हाइड्रोजन आयन को कैच करती है और कैच करके उस हाइड्रोजन आयन को तो निकालती है बाहर, और जब ये हाइड्रोजन आयन को बाहर निकाल रही है उसी दौरान ये यहां से बाइकार्बोनेट को किस में डाल देती है, ब्लड में। यानी कि यहां से बाइकार्बोनेट को तो ये शिफ्ट करवाती है किसमें, ब्लड में, जिसकी की जरूरत है।
और जब बाइकार्बोनेट उधर ब्लड में जा रहा है तो साथ ही साथ ये हाइड्रोजन आयन को ट्यूबुलर सीक्रेशन की प्रोसेस के द्वारा बाहर निकालने का काम करती है। तो हम कह सकते हैं H+ आयंस भी इसके द्वारा बाहर निकलते हैं। इसके अलावा NH4OH अमोनियम हाइड्रोक्साइड, अमोनियम हाइड्रोक्साइड का मॉलिक्यूल भी ट्यूबुलर सीक्रेशन की प्रोसेस के द्वारा, और उसके साथ साथ कुछ मॉलिक्यूल क्रिएटिनिन के भी कुछ मॉलिक्यूल इस प्रोसेस के द्वारा बाहर निकलते हैं। तो अगर हम बात करें कि इस ट्यूबुलर सीक्रेशंस की क्या मतलब है, तो ट्यूबुलर सीक्रेशंस के अंदर सब्सटेंस का ट्रांसफर होता है कहां से, पेरीट्यूबुलर और वासा पेरीट्यूबुलर कैपिलरीज और वासा रेक्टा से रीनल ट्यूबुलर ल्यूमन के अंदर ब्लड से चीजें निकल करके सीधा नेफ्रॉन में आती है। अगर अपन बात करें इसके अंदर की कौन कौन से सब्सटेंस है जो कि ट्यूबुलर सीक्रेशंस के द्वारा बाहर निकलते हैं, तो हम कहेंगे एस्पिरिन, पेनिसिलिन, H+ आयंस, अमोनियम हाइड्रोक्साइड और क्रिएटिनिन के कुछ मॉलिक्यूल। ये जो चीजें होती है, क्रिएटिनिन वैसे तो यहां से अल्ट्रा फिल्ट्रेशन के द्वारा भी बाहर निकलता है, लेकिन कुछ क्रिएटिनिन के मॉलिक्यूल जो होते हैं वो इस ट्यूबुलर सीक्रेशन की प्रोसेस के द्वारा भी बाहर निकलती है। अब होगा क्या यहां पर यूरिन फॉर्मेशन की प्रोसेस में, पहला हुआ अल्ट्रा फिल्ट्रेशन, फिल्ट्रेट बना, उसमें से इंपॉर्टेंट चीजें वापस रीअब्जॉर्ब हो गई, कुछ चीजें जो वेस्ट थी वो इसमें बच गई, यहां पर आ गई, कुछ चीजें जो ब्लड में बच गई थी वेस्ट प्रोडक्ट वो यहां पर ट्यूबुलर सीक्रेशन की प्रोसेस के द्वारा आ गए, और ये अल्टीमेटली इन 3 प्रोसेस के बाद में जो नेफ्रॉन के द्वारा एंड प्रोडक्ट बनेगा, जो इसका फिल्ट्रेट का एंड प्रोडक्ट बनेगा, उसी को हम क्या कहेंगे, यूरिन। इस यूरिन के अंदर अपने ब्लड के अंदर जितने भी वेस्ट प्रोडक्ट थे लाइक यूरिया, यूरिक एसिड, क्रिएटिनिन, ऑक्सिलेट, सल्फेट, एक्स्ट्रा इलेक्ट्रोलाइट, कीटो एसिड और उसके साथ साथ एक्स्ट्रा फ्लूइड, वो सारे के सारे अल्टीमेटली एंड प्रोडक्ट के रूप में या यूरिन के रूप में किडनी उनको क्या करेगी, बाहर निकालने का काम करेगी। ये अपन ने बात की है यूरिन फॉर्मेशन की प्रोसेस के तीनों स्टेप अपन ने डिस्कस किए, अल्ट्रा फिल्ट्रेशन, सेलेक्टिव रीअब्जॉर्प्शन और ट्यूबुलर सीक्रेशन। इन 3 प्रोसेस के बाद में अल्टीमेटली उसका जो एंड प्रोडक्ट वेस्ट प्रोडक्ट को बाहर निकाल के ब्लड को फिल्टर करने का काम करता है, वो प्रोसेस तो कहलाती है यूरिन फॉर्मेशन, और यूरिन फॉर्मेशन के द्वारा वेस्ट प्रोडक्ट को लेकर के बाहर निकलने वाला एंड प्रोडक्ट जो बनता है उसको अपन ने नाम दिया है यूरिन। आज के इस लेक्चर में इतना ही, बाकी हम नेक्स्ट क्लास में डिस्कस करेंगे। जय भारत, जय हिंद।